हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपका BEVAE 181 यानी पर्यावरण अध्ययन का है। ले लेते हैं इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी प्रश्न। आगे जितने भी क्वेश्चंस आज के हैं आपकी बुक से हमने लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे दे दूंगी जो मेरा इग्नो गाइडेंस का बना हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन है आपकी बुक से लिए गए। आप देख रहे थे, आपके पास बुक है तो आपने देखा होगा बोध प्रश्न 2, इसी तरह के उसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स भरा है, ठीक है ना। अब फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है सबसे पहले, तो आप कहेंगे कि इसमें से किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये तो खाली स्थान है। तो मैं ये भी आपको क्लियर करती चलूंगी, बताती चलूंगी। जैसे पहला जो है, निश्चयवाद का अधिगम अथवा डैश की अवधारणा पर आधारित है। ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, इसे आपको भरना है। लेकिन क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के आएंगे, यानी एक प्रश्न रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 में से एक को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें से जो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनेगा वो ये इस तरह का बनेगा कि निश्चयवाद का अधिगम की अवधारणा, यानी किस अवधारणा पर आधारित है। निश्चयवाद का अधिगम किस अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, आंसर भी मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि निश्चयवाद का जो अधिगम है वो ओके ये दिया है, प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है और पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, ठीक है। यानी कि निश्चयवाद ये कहता है कि जो प्रकृति है वो मनुष्य को नियंत्रित करता है और जो पृथ्वी है उसने मनुष्य को बनाया है। ये किसकी अवधारणा है? निश्चयवाद की अवधारणा है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, ठीक है ना। फिर संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण डैश है और मनुष्य डैश सक्रिय कर्मक है, जो पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों में से चयन करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए मैं इसका बताती हूँ कि इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए, इसका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि संभावनावाद बताता है, क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि संभावनावाद क्या बताता है जो मनुष्य और पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के लिए स्वतंत्र है। अब वो क्या बताता है आपको ये बताना है, ठीक है। या फिर संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण मनुष्य और पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के लिए स्वतंत्र है, यानी वो क्या बताता है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है वो 2 नंबर पे देख लेते हैं, और वो हो जाएगा निष्क्रिय और सक्रिय। यानी कि यहाँ पे अब अगर चलते हैं तो संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय कर्मक है। देखिए यहाँ पे भी सक्रिय वर्ड जो है यूज किया गया है, ठीक है। तो सक्रिय कर्मक है जो पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों में से चयन करने के लिए स्वतंत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीधा सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संभावनावाद जो है भौतिक पर्यावरण और मनुष्य पर्यावरण के बारे में क्या बताता है, तो सक्रिय और निष्क्रिय बताता है, ठीक है। फिर अगला है पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधनों के डैश उपयोग और डैश को महत्व देता है। तो पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधनों के किन उपयोग को महत्व देता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा कि पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधनों के किन उपयोग को महत्व देता है। तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, जो उपयोग है वो हो जाएंगे आपके विवेकपूर्ण और सीमित। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें एक ऑप्शन रहेगा आपका विवेकपूर्ण और सीमित। पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सीमित को महत्व देता है, ठीक है ना, कि जो प्राकृतिक संसाधन उनका उपयोग जो विवेकपूर्ण किया जाए ताकि आगे के लिए भी, आगे के आने वाले भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे। और क्योंकि सीमित है, ये भी सबको पता है, प्राकृतिक संसाधन जो है सीमित है, तो इनका सोच समझ के उपयोग किया जाए, ठीक है। तो इस तरह के आपके इनसे फिलिंग द ब्लैंक से रिक्त स्थानों से भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यदि आप उतना भी देख लेते हैं, आप बुक, क्योंकि इनके आंसर बुक में ही दिए हैं तो आपको बुक पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें से देख ले तो 100% पासिंग मार्क्स पा लेंगे।
अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ज्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो फिर आपको बुक भी साथ में पढ़ना होगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पर्यावरण के घटक और प्रकार। मैंने एक यहाँ पे इस चीज को पीडीएफ में ले लिया है, मैं पीडीएफ जो है अपने ग्रुप पे दे दूंगी इग्नू गाइडेंस में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने में इसको पहले हमें गूगल ड्राइव में डालना पड़ता है, फिर वहां से लिंक देना पड़ता है, कभी कभी ओपन नहीं होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी। सब बेस्ट ऑप्शन होता है ये, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगी अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो वहां से आप ले लीजिएगा। उसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो पर्यावरण की अवधारणा की चर्चा के पश्चात देखिए पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक और प्रकार के अंतर्गत, अब इसमें से आप कहेंगे मैं ये क्यों लेके आई हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हो। तो देखिए जैसे पर्यावरण के घटक दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अजैविक होता है, दूसरा जैविक होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग जिसे हम निर्जीव बोलते हैं, दूसरा जैविक यानी लिविंग थिंग जिसे हम सजीव बोलते हैं। इसे हम भौतिक भी बोलते हैं सजीव को, लिविंग थिंग्स को, अभौतिक बोलते हैं अजैविक को यानी नॉन लिविंग थिंग्स को। तो क्वेश्चन जो क्रिएट होता है वो आपका इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको घटक पता है, अब घटक में से क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको ये बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। जैसे जैविक घटक के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, पादप आ जाते हैं, मनुष्य, परजीवी, सूक्ष्म जीव समेत सभी जंतु अपघटक, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। तो जैविक घटक के अंतर्गत, और अजैविक में प्रकाश, वर्षण यानी वर्षा, आर्द्रता, जल, तापमान, वायुमंडलीय गैस, मौसमी परिवर्तन, स्थलाकृति। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत कौन सी चीज आती है। अब अजैविक में इतनी सारी आती हैं, तो जैसे दे देगा पादप, मनुष्य, जंतु अपघटक, और एक दे देगा तापमान। ये 4 ऑप्शन हो गए, 4 में से अजैविक घटक का पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्ट अपोजिट पूछ देगा, जस्ट अपोजिट ऐसे आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन कौन से हैं। अब जैविक घटक से प्रकाश दे देगा, आर्द्रता दे देगा, तापमान दे देगा, और अपघटक जंतु अपघटक दे देगा। तो अब इन 4 में से कौन से जैविक घटक हैं, लिविंग थिंग्स जंतु अपघटक हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम आपके लिए लेके आए। इसमें से यूनिट 1 और 2 हम कवर करेंगे, ठीक है ना। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, आप क्वेरी करते हैं कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एग्जाम्स जहां तक है पॉसिबिलिटी होने की है भी, नहीं भी है, इग्नू स्वतंत्र इस चीज के लिए, इसलिए तैयारी थोड़ी करके रखिए। एग्जाम होते भी हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, हल्की फुल्की करिए, पासिंग मार्क तो ला ही नहीं, इस तरह की तैयारी करिए। तो तैयारी आप करके रखिए, नहीं होंगे तो आपके लिए अच्छा, प्रमोट कर दिए जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, लेकिन अगर होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 1 साल और बर्बाद होगा। सो तैयारी करके रखिए। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, हरे पादप से। ये आहार श्रृंखला कहलाती है। तो कभी कभी आहार श्रृंखला में आहार जाल जो होती है उसमें क्रम पूछता है, ठीक है ना, यानी कि क्रम को निर्धारित करना होता है। जैसे आप पूछ देगा कि आहार श्रृंखला का क्रम निर्धारित करिए, और 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से चारों ऑप्शन रहेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हुआ तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके बने होंगे, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, प्रथम उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय चतुर्थ उत्पादक। फिर दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा उसमें फिर दे देगा प्राथमिक उत्पादक, तृतीय उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, चतुर्थ उत्पादक। क्रम जो है वो बदल देगा, तो आपको उसमें से सही गेस करना है कि सही कौन सा है। तो अगर आप ये जान लेंगे कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, और जो मांसाभक्षी होते हैं, ठीक है ना, तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, शीर्ष मांसभक्षी जो चतुर्थ उपभोक्ता में आते हैं। यानी कि पोषी स्तर जिसे हम परपोषी बोलते हैं, ठीक है, पोषी स्तर जिसे हम थर्ड परपोषी बोलते हैं, ये 4th परपोषी, 5th परपोषी होते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको जो है क्रम याद रखना है, सिर्फ इसमें क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो क्रम को याद रखना यहाँ पे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो ये पूछ लेता है कि कौन किसको खाता है, ठीक है ना, उसमें भी क्रम निर्धारित करने के लिए पूछ लेता है। तो बहुत आसान होता है, आपको पता ही है, घास है, फिर घास को कौन खाता है, हिरण खाता है ना, हिरण है, ग्रास ऊपर हिरण, हिरण को फिर शेर खाता है, इस तरह से शेर को जो है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा वहाँ पे करना होगा। देखिए अब आपकी बुक में ही दे दिए, सही पर निशान लगाना है। ये होता है आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। हमारे फेसबुक पेज इग्नू गाइडेंस फॉर यू को आप फॉलो कर लीजिए,
और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट इग्नू गाइडेंस को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दी जाती है आपको इग्नू से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे मिलेंगे आपको यूट्यूब के लेक्चर वीडियो। साथ में ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप इग्नू गाइडेंस को। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। थैंक यू। ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में डैश के द्वारा प्रवेश करती है। मल्टीपल चॉइस में इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है, फिर 4 ऑप्शन भी दे देगा। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देगा, पूछ लेगा कि ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में, क्वेश्चन को समझिएगा, ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा प्रवेश करती है, डैश हटा देगा। तो उत्पादक के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, या फिर अपरभोजी के द्वारा, या फिर सफाई कर्मी के द्वारा। ठीक है ना। तो इसके जितने भी आंसर है वो सब यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है और इसके बाद यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, ऊर्जा सूर्य का मूलभूत स्रोत होता है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ पे मैं इसको इसलिए आपको लेके आई हूँ क्योंकि थल सौर ऊर्जा का 30% भाग जो होता है वायुमंडल से परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो है वो 70% ऊर्जा जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितने % ऊर्जा अवशोषित होती है, तो वो होगा 70% यानी 70%। ठीक है ना। और इनमें से 19% ऊर्जा जो होती है वायुमंडल में ही तथा बाकी पृथ्वी की सतह पर अवशोषित हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था उसके भी आंसर इसी में इंक्लूड है। सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्रण में योगदान देता है। ठीक है। सही उत्तर पर चिन्हित करना है। जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है। ओके। निम्नलिखित में से कौन से, चलिए मैं इनका आंसर भी आपको बताती चलती हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्रण में योगदान देता है। ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्रण में योगदान देता है। श्वसन देता है, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन या फिर दहन, या जीवाश्म ईंधन दहन या उपयुक्त सभी। देखिए, कार्बन चक्रण की बात चल रही तो कार्बन चक्रण में जो योगदान है वो यहाँ पे देता है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि श्वसन भी लेते हैं, उससे भी कार्बन जो है वो क्या होती है, निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कार्बन चक्रण। प्रकाश संश्लेषण में जस्ट अपोजिट, और जीवाश्म ईंधन दहन में भी, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है। जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार किसका, वायुमंडल, सेल का, महासागर या जीव का। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा वायुमंडल। जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार कहाँ है, महासागर में, जीवों में या सेल यानी पत्थरों में, वायुमंडल में। तो भाई सीधी सी बात है कि जो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन कहाँ पे है, वायुमंडल में है। याद रखिएगा इस चीज को, कभी कभी परसेंटेज भी पूछता है तो 78% पाई जाती है। में से कौन से कार्य सत्य और कौन से सत्य, यानी कौन से सत्य कौन से सत्य है यहाँ पे ये बताना है। ये भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जल चक्र सौर ऊर्जा से संचालित होता है, क्या ये सही है गलत है। तो देखिए ये सत्य है, जल चक्र सौर ऊर्जा संचालित होता है। कार्बन चक्र में कार्बन कार्बनिक तथा अकार्बनिक होता है। कार्बन चक्र में कार्बन क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है, कार्बन चक्र में कार्बन क्या होता है, कार्बनिक होता है या अकार्बनिक होता है। तो क्या होता है, ये सत्य है। ठीक है ना। क्या होता है वो, कार्बन चक्र में कार्बन कार्बनिक अथवा अकार्बनिक दोनों होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे देख लेते हैं कि महासागरों में वायुमंडल की तुलना में लगभग 30 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वायुमंडल में की तुलना में लगभग 30 गुना महासागरों में, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। महासागरों में जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं। सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम चक्र पूर्णतः अवसादी हैं, तो ये भी असत्य है। और पादप सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये भी असत्य है। ठीक है, यहाँ पे बोध प्रश्न जो है 5 आ गया है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सही शब्द का चयन करना है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में आग लगने के बाद होने वाला अनुक्रम प्रथम द्वितीयक अनुक्रम होता है, क्या ये सही है। तो ये हो जाएगा, कौन सा होता है, प्रथम या द्वितीयक होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में बना देगा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में आग लगने के बाद होने वाला अनुक्रम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में प्रथम द्वितीयक तृतीय चतुर्थक दे देगा, तो फिर वहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। किसी नए पारिस्थितिक तंत्र में उगने वाले पहले पादपों को कौन सी प्रजाति, नई प्रजाति या अग्रणी प्रजाति कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उगने वाले पहले पादपों को, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अग्रणी प्रजाति कहते हैं। लाइकेन
पादपों और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ का जो अपघटन होता है इन्हें करके मृदा बनाने के लिए सेलों को विखंडित किया जाता है, प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं। तो इसमें से अब ये बताना है आपको, क्वेश्चन है कि लाइकेन प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं किन चीजों में, पादपों और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके या मृदा बनाने के लिए सेलों को विखंडित करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मृदा बनाने के लिए सेलों को विखंडित या अपक्षय करके प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं लाइकेन। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल से संबंधित है, पादप जंतुओं से नहीं है, बस इतना आप समझिएगा इसको। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी तूफान और ज्वालामुखी उत्सर्जन यानी प्राथमिक द्वितीयक अनुक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्राथमिक आपदाएं आंधी तूफान ज्वालामुखी जो होती हैं वो द्वितीयक अनुक्रम से संबंधित होती हैं। ठीक है ना, चलिए हम और भी क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास और भी अभी क्वेश्चन है, उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं, तो यूनिट 1 और 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ये दिया परिभाषाओं में से क्या दो शब्द बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे जीवमंडल की मौलिक क्रियात्मक स्वयं निर्वही इकाई जिनमें उस क्षेत्र विशेष के सभी निर्जीव सजीव घटक होते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे सजीव निर्जीव घटक जो एक साथ दूसरे साथ परस्पर क्रिया करते हैं, पदार्थों का विनिमय करते हैं, वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र के डिफिनेशन आपसे पूछ लेगा तो आपको फिर उस डिफिनेशन को याद रखना होगा और आंसर में जो है टिक करना होगा। पृथ्वी की सतह का वह समग्र क्षेत्र जिसमें वायुमंडल, थल मंडल और जलमंडल शामिल है, जहां जीव जीवन बिता सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो जीव मंडल कहलाता है। जहां जीव जीवन बिता सकते हैं जीव मंडल। ठीक है, जहां पे वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल दोनों तीनों शामिल हो। पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक जैसे वायु, जल, मृदा, प्रकाश कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक है। तो किसके कारक है? देखिए यही क्वेश्चन देख मैं भी आपको जस्ट बता के आई हूँ। अब पारिस्थितिक तंत्र के जो निर्जीव घटक होते हैं वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ये किसके प्रकार है? अजैविक कारक के, अजैविक घटक के। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाने और खाए जाने की क्रमिक प्रक्रिया जिसके साथ ही साथ ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पर स्थानांतरण सम्मिलित होगा वो क्या होगा? आहार श्रृंखला होगा। एक पोषी से दूसरे पोषी में ऊर्जा का स्थानांतरण ही आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे को आहार बनाते हैं, प्रथम द्वितीय को, द्वितीय तृतीय को, तृतीय चतुर्थ को बनाता है अपना आहार। समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें कालक्रम दशकों का हो वह क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, दशकों का हो तो अनुक्रम। अब ये ले लेते हैं निम्नलिखित में से सही उत्तर पर निशान लगाना है। जैसे उत्पादक, अब उत्पादक क्या होते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स, ये तो आपका आ गया। सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पी प्रश्न आ गए। तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक से क्या मतलब निकलता है? देखिए, आहार श्रृंखला के आरंभ में होता है या पारिस्थितिक पिरामिड की तली में होता है, एक स्वपोषी होता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए क्या होता है? उपयुक्त सभी, यानी एक स्वपोषी भी होता है, स्वपोषी भी होता है, पिरामिड की तली में भी होता है, श्रृंखला के आरंभ में भी होता है उत्पादक, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, एक टेट्रिटस अपर्दन आहार श्रृंखला आरंभ होती है। टेट्रिटस अपर्दन आहार श्रृंखला किससे आरंभ होती है? तो देखिए ये अपक्षयी कार्बनिक पदार्थ से होती है। 3rd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान संबंधित है। प्राकृतिक आपदाएं किससे संबंधित हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ और तूफान जो है प्राथमिक अनुक्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बाढ़ और तूफान किसके अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक अनुक्रम के अंतर्गत आती हैं। और शेष के क्षेत्र के शीर्ष उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं। क्षेत्र के शीर्ष उपभोक्ता होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाते हैं? उपयुक्त सभी, सर्वभक्षी को, मांसभक्षी को, शाकभक्षी को, सभी को खाते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। हमने लिए इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट 1, यूनिट 2 से आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड साथ में हमने लिया इसमें ट्रू एंड फॉल्स, अब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो वेबसाइट है उससे भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको इग्नू की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, साथ में फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।